गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 7 जून और 7 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप ने ये पुरस्कार जीता था। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 जो है डेविड डियोप ने जीता था। और ये 2021 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता था। तो ये क्वेश्चन आएगा ही डेविड डियोप, इसका सही ऑप्शन होगा। तो जो डेविड डियोप थे, ये अंग्रेजी में अनुवादित अपनी पहले उपन्यास एंड नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पहले उपन्यास एंड नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीतने वाले जो थे पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आएगा कि जो पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 जीता है वो कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डेविड डियोप है। डेविड डियोप अपने पहले उपन्यास एंड नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक के अनुवादित फिक्शन के लिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार जो है मिला है। तो जो दो उपन्यासों के लेखक डेविड डियोप और उनके अनुवादक जो थे अन्ना मॉस्कोवस्की को 50,000 पाउंड के वार्षिक पुरस्कार को जो है साझा किया है, जो अंग्रेजी में अनुवादित काम के सर्वश्रेष्ठ लेखक अनुवादक को जाता है। तो ये जो पुरस्कार इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, जो इसका जो प्राइज़ होता है ये होता है इसकी जो राशि होती है वो है 50,000 पाउंड होती है। तो 50,000 पाउंड जो होती है दो लोगों में इन्होंने बांटा है। पहला तो वो होता है जो उसको लिखता है, जो बुक को लिखता है, जो लेखक है, मतलब डेविड डियोप जिन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को जिसने अनुवादित किया है लैंग्वेज में, तो वो है अन्ना मॉस्कोवस्की से। इन दोनों ने ही इस प्राइज़ को एक दूसरे में साझा किया है, मतलब एक दूसरे में शेयर किया है। और इसमें क्वेश्चन बस यही बनता है कि ये पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 मिला है? तो वो है डेविड डियोप। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और करेंगे। तो इसकी हम डिटेल में बात करें तो ये जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष जो है किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में हुआ हो और इसका प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो बुक है वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन उसका अनुवादन किस चीज़ में हो? इंग्लिश में हो। उसके बाद वो प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में कहीं भी हो सकता है। इसके लिए सेकेंड पॉइंट हम ये हैं कि उल्लेखनीय है कि यह जो पुरस्कार होता है वर्ष 2005 में मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब ये जो पुरस्कार था 2005 में मैन ग्रुप द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। और ये बुकर प्राइज़ का जो है पूरा पूरक होता है। ये पुरस्कार जो होता है मूल बुकर पुरस्कार से अलग है। जो इसका लक्ष्य क्या है कि विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका लक्ष्य यही है कि विश्व भर में जितने भी अच्छे उपन्यास है उनका प्रकाशन हो और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और 2005 में जो है मैन ग्रुप द्वारा जो है इस प्राइज़ को जो है स्थापित किया गया था। और ये बुकर प्राइज़ का ठीक पूरक है। तो इसमें बस यही बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इससे आप जानिए, हिंदी को भी जानिए, लेकिन इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सैग नामक एक पहल और पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका थावरचंद गहलोत। इसका सही आंसर होगा कि हाल ही में जो है सेग सीनियर एग्जिन ट्रोइंग इंजन जो था वो यावरचंद गहलोत ने जो है पोर्टल की शुभारंभ किया है। तो हाल ही में जो थे यावरचंद गहलोत, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, इन्होंने जो है सेग जो नामक एक पहल और पोर्टल शुभारंभ किया है। और सेग पोर्टल क्या है? तो ये विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का जो मूल उद्देश्य है स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवाओं को शामिल करना और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम की बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए उनके अभिनव विचारों को जो है शामिल करना है। तो इसकी शुभारंभ किसने किया था? यावरचंद गहलोत ने किया था।
जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री है। और इसका जो कार्य है, मतलब इसका जो उद्देश्य है, तो इस कार्यक्रम की बजाय क्या है कि बुज़ुर्गों की जो देखभाल करना है। और इसमें इस बुजुर्गों की देखभाल के लिए इसमें जो युवाओं को शामिल करना है। और बुजुर्गों की देखभाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम होने की बजाय राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए उनके अभिनव विचारों को जो है शामिल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की जो प्रधान पीठ ने किस राज्य में विश्वामित्र नदी कार्यक्रम योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाल ही में जो है गुजरात राज्य ने नेशनल ट्रिब्यूनल प्रधान पीठ जो है वो विश्वामित्र नदी कार्यक्रम योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट प्रधान पीठ है, ये गुजरात राज्य ने विश्वामित्र नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट जो है एक प्रधान पीठ ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम VMC गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्र नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें नदी का सीमांकन जो है वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। मतलब नदी की जो तटीय क्षेत्र होता है, मतलब चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम को करने की उन्होंने अखंड और उसकी नदी को अखंडता को बनाए रखने की जो है उन्होंने तैयारी शामिल की है। इससे क्या होगा कि पेड़ लगेंगे, जिससे कि मिट्टी का कटाव कहीं ना कहीं रुकेगा और कोई भी चीज़ जो है मतलब गंदगी नहीं होगी ज़्यादा। जो मिट्टी मतलब प्रदूषण मुक्त करना है एक तरह से नदी को, इसके लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। तो हम यहाँ पे गुजरात के बारे में थोड़ी डिटेल करेंगे। तो एनजीटी का यही कहना है कि अगर हम ऐसा कोई कार्यक्रम रखते हैं, विश्वामित्र नदी कार्य को योजना जो है अगर लागू करते हैं, तो इसकी अखंडता को जो है हम बनाए रख सकते हैं। तो एनजीटी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो एनजीटी के अध्यक्ष जो है वो है आदर्श कुमार गोयल। और ये जो गुजरात की है, तो यहाँ की जो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपानी। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ का एनजीटी जो है कि जो मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये यहाँ का जो अध्यक्ष है वो है आदर्श कुमार गोयल। और यहाँ का जो मुख्यालय है मेन वो है नई दिल्ली में। आज का मेरा 4th क्वेश्चन है कि हाल ही में बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है $1 बिलियन। तो हाल ही में जो थे बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जो है कि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यह समर्थन जो है अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ विमान ईंधन, वातावरण से CO2 सोखने के लिए प्रौद्योगिकी और लंबी अवधि की ऊर्जा भंडारण से उत्पादित हाइड्रोजन को लक्षित करेगा। तो यहाँ पे अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय स्थान जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1993 में हुई थी। और बिल गेट्स को तो सभी जानते हैं कि बिल गेट्स जो थे ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों के ये तीसरे या पाँचवें नंबर पे है। और इनकी जो कंपनी थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट। और हाल ही में इन्होंने यूरोपीय संघ से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। आज का मेरा 5th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले कार्बन डाई न्यूट्रल मतलब CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का जो है शिलान्यास किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन में किया गया है ये। तो हाल ही में जो है स्वीडन में दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। CO2 न्यूट्रल मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो होगी ही नहीं। न्यूट्रल मतलब पूरी तरीके से इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता हिडलबर्ग सीमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है हिडलबर्ग सीमेंट। और इसका इन्होंने जो है कार्बन कैप्चर तकनीकी के माध्यम से 2030 तक जो है स्लाइड में अपनी स्वीडिश फैक्ट्री को दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की योजना बना रही है। यह संयंत्र जो है प्रति वर्ष 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में जो है वह सक्षम होगा। तो इसमें यही बात है कि सबसे पहली कंपनी कौन बन गई है, स्वीडन की जो पहली कंपनी है वो सबसे पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का शिलान्यास करने वाली पहली कंपनी है। और इन्होंने सीमेंट और जो स्वीडन की अपनी कंपनी हिडलबर्ग, ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है।
क्वेश्चन नंबर 6 है आज का कि ईगल एक्ट जो है हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश से जो है ये संबंधित है। तो ईगल एक्ट जो था हाल ही में जो सुर्खियों में था, ये अमेरिका से संबंधित है और हाल ही में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने को एक कानून पेश किया था। इस नए कानून को ईगल एक्ट 2021 कहा जाता है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारे सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी जो हाल ही में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमाओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये कानून जो है पेश किया है और इस कानून का जो नाम दिया गया ईगल एक्ट दिया गया 2021। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने चिप ऑफ तकनीकी विकसित की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस ऑफ लेबोरेटरी CFSL हैदराबाद ने। तो हाल ही में जो हैदराबाद की संस्था है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैदराबाद, इन्होंने चिप ऑफ तकनीकी विकसित की है। चिप ऑफ तकनीकी से मतलब वो जो चिप होती है जो मोबाइल वगैरह में होती है, उस चिप की बात हो रही है। तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी चिप ऑफ तकनीकी विकसित की है। इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लॉक्ड और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन के इनक्रिप्ट जो डाटा हो जाता है को प्राप्त करना और इससे जांच एजेंसी को अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय सबूत पेश करने में मदद मिलेगी। मतलब जो काफ़ी जो अपराधी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके मोबाइल में सारा डाटा रहता है, रिकॉर्ड रहता है, तो वो क्या करते हैं अपने मोबाइलों को फेंक देते हैं या फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। इससे हम इजीली उन्हें नहीं पकड़ पाते। तो अगर उनका मोबाइल हमें मिलता है तो उसके जो मोबाइल्स की जो जो ये तकनीकी जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने विकसित की है चिप ऑफ तकनीकी, इस चिप ऑफ तकनीकी से हम उनकी चिप से जो है लॉक्ड और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त जितना भी डैमेज डाटा होगा, जितना भी इनक्रिप्ट डाटा होगा, उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे और उन पर जो उन अपराधियों तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे। तो यही तकनीकी जो है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जो है विकसित की है, जिसका नाम है चिप ऑफ तकनीकी और उसका जो उद्देश्य है कि लॉक्ड और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन्स की इनक्रिप्ट डाटा को जो है प्राप्त करना और अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय सबूत जो है पेश करने में मदद करना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तो आज का हमारा 8 क्वेश्चन है एम्फेटेरिसिन बी किस बीमारी के इलाज के लिए IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है काला आजार। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है ये काला अज़ार के इलाज के लिए IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट होगी। जो काला अज़ार मतलब जो अभी काला ब्लैक फंगस चल रहा था उसकी बात हो रही है। तो एम्फोटेरिसिन जो है बी है एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग जो है सीरियस फंगल इन्फेक्शंस और लिशमीनियासिस में किया जाता है। लिशमीनियासिस मीन्स होता है काला अज़ार या काला ब्लैक फंगस। इसके इलाज में जो यूज़ हो रही है जो एंटी फंगल दवा है वो है एम्फोटेरिसिन बी और इसको हाल ही में जो है इसकी नैनो टैबलेट बनाई गई है जो कि IIT हैदराबाद द्वारा बनाई गई है और हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है जिन्हें हम MP नाम कहा जाता है। जो शॉर्ट नेम दिया है उन्हें AMB और ये जो है जो ब्लैक फंगस या ब्लैक आज़ार जो भी है इसमें फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली ये एंटी फंगल दवा है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन, जिसकी टैबलेट्स बनाई गई है जो कि IIT हैदराबाद द्वारा बनाई गई है और यह जो काला आज़ार को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर गोलियां बनाने का पहला प्रयास है। जो इनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया है ये पहला प्रयास है जो कि IIT हैदराबाद द्वारा किया गया है। चूँकि जो काला आज़ार है मतलब लिशमीनियासिस जो है ये उपचार का उपयोग वर्तमान में म्यूकरमाइकोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो है इसको म्यूकरमाइकोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है मतलब जो वर्तमान में जो एम्फोटेरिसिन का हम यूज़ कर रहे हैं जो अभी ब्लैक फंगस निकला है म्यूकरमाइकोसिस उसके उपचार के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं और कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब जिन्हें कोविड हुआ था फिर वो रिकवर हो गए तो इसे आशंका थी कि इन्हें फंगल इन्फेक्शन होगा तो इनके लिए भी ये जो है इसका यूज़ हम कर रहे हैं एम्फोटेरिसिन जिसकी अभी नैनो टैबलेट्स बनी है जो कि IIT हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है।
आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि किस देश को जो है इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को। तो हाल ही में जो है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है पाकिस्तान देश को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो ये जो है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया कि जो फैट विश्व बैंक जो है और एशियाई विकास बैंक जो है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ ही पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। मतलब पाकिस्तान का कहना जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है ऋण की मांग करती है कई बैंकों से या जहाँ से भी करती है, वो कहती है कि हमारा जो देश है भुखमरी का शिकार है और हमें आपसे पैसा चाहिए। लेकिन पैसा लेने के बाद जो है वो उसका यूज़ जो होता है मिस यूज़ करता है, या तो वो उसको आतंकवादी गतिविधियों में यूज़ करेगा या किसी न किसी ऐसी चीज़ों में यूज़ करेगा जिससे वो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाए। तो उन्होंने बैंकों ने अब ये निर्णय लिया है कि हम किसी प्रकार की सहायता अब जो है पाकिस्तान को नहीं करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति अब नहीं दी है। अब वो यहाँ से अपनी अनुमति नहीं मांग सकता। तो भारत ने जो था, भारत के जो फैट सदस्य थे, मतलब जो ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान के नाते सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार जो था वित्तीय अपराधों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था। कि मतलब भारत ने जब भी उनसे कहा कि अगर आप ऋण ले रहे हो, अगर आप कर्ज ले रहे हो तो इसका सही यूज़ करो, आप इसका शिक्षा में यूज़ करो, महिलाओं को शिक्षा दो, अपने देश के लिए कुछ करो। लेकिन उन्होंने हमेशा इसका जो है मिस यूज़ किया। तो अब फाइनली जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यूरोपीय संघ ने जो है पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने की अनुमति जो है नहीं दी है। मतलब कोई भी जो बैंक है, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अभी ने अपना लिस्ट में सहायता नहीं देगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो है DGCI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन निर्माण की अनुमति दे दी है। तो ये जो संस्था का नाम है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी इन्हें जो है मंजूरी मिल गई है। तो अब ये जो एक रशियन है और रशियन कंपनी है और रशियन, तो इस रूसी वैक्सीन का जो निर्माण है स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है एक रशियन वैक्सीन है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इस रूसी वैक्सीन का निर्माण जो है पुणे में किया जाएगा। तो पुणे का है, महाराष्ट्र में है। और इस कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस रूस के उसके जो गैमेलियाई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से सहयोग लिया है। मतलब जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसका निर्माण का होता है, इसका निर्माण जो होता है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ जो कंपनी है इनकी यहाँ होता है। तो इस कार्य के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने रूस की इस कंपनी से जहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण होता है उससे सहयोग लिया है। और इस रूसी वैक्सीन का निर्माण जो है अब पुणे में किया जाएगा। पहले जो कि कहाँ होता था, रशिया में होता था, अब इसका निर्माण पुणे में होगा, मतलब भारत में होगा। और इसकी अनुमति जो है वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया संस्थान ने भारत में अनुमति दे दी है कि आप भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको अगर इसका फ्री वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।